भारत 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने के मिशन पर अग्रसर है। क्लाइमेट क्राइसिस भविष्य की समस्या नहीं है, ये वर्तमान की मौजूदा समस्या है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर इंडिया को इलेक्ट्रिफिकेशन के पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत सरकार के पास 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। हमने इस अवसर को राष्ट्र निर्माण के एक भागीदार के रूप में लिया। नया ट्रांसपोर्ट मॉडल क्लीन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और चार्ज्ड होना चाहिए। ये ट्रांजिशन ऑटो सेक्टर को पूरी तरह बदल देगा। हमारा उद्देश्य है कि हम देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम विकसित करें। भारतीय सड़कों पर ईवीज की नई लहर ने दस्तक दी है। ईवी डिजाइन करने का मतलब है कि इसे पूरे विस्तार से डिजाइन करना ताकि आपका पूरा फोकस कस्टमर पर रहे। इसलिए ये ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन है। और इस तरह क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ। स्वच्छ मोबिलिटी स्पेस में आगे बढ़ने का ये एक बड़ा अवसर है। भारत ईवी अपनाएगा। सही में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस यात्रा को रोक पाएगा। दुनिया क्लाइमेट चेंज से उत्पन्न कड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। बड़े पैमाने पर बदलते जलवायु से होने वाली घटनाएं जैसे कि लू, चक्रवात और बाढ़ हमारे संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं और जीवन, संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी का कारण बन रहे हैं। क्लाइमेट क्राइसिस भविष्य की समस्या नहीं है, ये वर्तमान की मौजूदा समस्या है। उदाहरण के लिए 1970 से लेकर 2019 के बीच के 50 सालों में भारत में लगभग 478 एक्सट्रीम वेदर से जुड़ी घटनाएं हुई। भारत कई सालों से कड़ी गर्मी का सामना करता आया है। देश ने बीते वर्ष के मुकाबले साल 2022 में 5 गुना ज्यादा हीट वेव महसूस की, जिसके कारण स्कूलों को बंद करने या उनके समय में बदलाव करने का दबाव बना। हमारे तट चक्रवातों से प्रभावित हो रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में लगातार बढ़ रहे हैं। ये बढ़ते समुद्र के स्तर के साथ मिलकर मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे महानगरों को संगीन खतरे में डालता है। इसी बीच अचानक आई बाढ़ और ग्लेशियर के टूटने से हिमालय में हजारों लोगों की जान चली गई और करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। ये केवल पर्यावरण की समस्या नहीं है, ये हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज को भी नुकसान पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से प्रेरित है, जो हमारे वातावरण के भीतर गर्मी को रोके रखता है। इसका सबसे मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की तुलना में हवा में CO2 की मात्रा में 50% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे हमारा प्लैनेट 1.2 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। हमारे फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स, औद्योगिक गतिविधियां, सड़कों पर पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहन और यहाँ तक कि कृषि गतिविधियां भी CO2 उत्सर्जन में योगदान करती हैं। लेकिन लगभग सभी एक्टिविटीज जो CO2 उत्सर्जित करती हैं, एक बड़े एनवायरमेंटल चैलेंज के लिए भी जिम्मेदार हैं। भारत में वायु प्रदूषण न केवल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, बल्कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है। साल 2019 में भारत में लगभग 17.8% मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई हैं और हाल ही में की गई रिसर्च से पता चला है कि वायु प्रदूषण से जुड़े प्रभावों के कारण भारत को अपने GDP का लगभग $95 बिलियन या 3% का नुकसान होता है। IQ एयर की 2022 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 में से 6 सबसे प्रदूषित शहर भारत के हैं। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज की दोहरी चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत ने 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो तक कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। लेकिन असल में ये नेट जीरो या कार्बन न्यूट्रलिटी है क्या? हमारे प्लैनेट में प्राकृतिक कार्बन सिंक्स हैं, जैसे कि जंगल, महासागर और मिट्टी आदि।
जो हर साल 9.5 से 11 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। वर्ष 2021 में हमने 36 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित की, या यूं कहें कि अब्सॉर्ब करने की पृथ्वी की क्षमता का लगभग 3 गुना ज्यादा। कार्बन न्यूट्रलिटी का सीधा सा मतलब है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं वो हमारे प्लैनेट की अब्सॉर्ब करने की क्षमता के बराबर है, या दूसरे शब्दों में नेट जीरो। इस महत्वाकांक्षी योजना के काम करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को साथ मिलकर प्रयास करना होगा। देखिए, नेट जीरो को हासिल करना जरूरी है। भले ही इसके लिए वर्ष 2070 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इससे जुड़े सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि नेट जीरो को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सके। और जैसे जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम हर रूप और तरीके में तेजी लाने की जरूरत महसूस करेंगे। कारपोरेट क्षेत्र की दृष्टि से मैं जानता हूं कि दुनिया भर में हर कंपनी और इंडस्ट्री इस दिशा में काम कर रही है, जो नेट जीरो परिवर्तन को गति देने के लिए आवश्यक है। टाटा समूह ने प्रोजेक्ट अलिंगना नामक परियोजना शुरू की है। संस्कृत में इस परियोजना का अर्थ है गले लगाना या अपनाना। हम नई ऊर्जा को अपनाते हुए अपेक्षित परिवर्तन को अपना रहे हैं, और एक समूह के रूप में हमने वर्ष 2045 तक नेट जीरो हासिल करने के लिए विस्तृत कार्य किया है। भारत में कार्बन उत्सर्जन का बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर से आता है। लेकिन अगर ऊर्जा संबंधित उत्सर्जन की बात की जाए तो हमारे कुल उत्सर्जन का 13% ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है, जिसमें 90% केवल सड़क परिवहन से आता है। यदि भारत अपने कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बदलाव जरूरी है। ये भारत के लिए परिवर्तन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति है। भारत की अध्यक्षता में G20 का आयोजन ऊर्जा क्षेत्र को गति देने के लिए विकसित और उभरते बाजारों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने का सुनहरा अवसर है। नया ट्रांसपोर्ट मॉडल स्वच्छ होना चाहिए, इसे कनेक्टेड होना चाहिए और चार्ज्ड होना चाहिए। लोगों को व्यापक दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना चाहेंगे। नेट जीरो प्राप्त करने के प्रति हर किसी का दायित्व बनता है, इसलिए ये उद्योग की जिम्मेदारी है कि वो किफायती कीमत पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देकर इसे संभव बनाए, ताकि ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसलिए टाटा मोटर्स को एक बड़ी भूमिका निभानी है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, और जिसका मतलब है कि आप अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिफिकेशन की क्रांति के लिए अग्रसर हैं। भारत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों या ईवीज को अपनाने के लिए जोर दे रहा है। भारत सरकार के पास 2030 तक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उसका लक्ष्य 30% निजी कारों तथा 70% सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का है। आज भारत में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री लगभग 3.7 मिलियन की है। 2030 तक हम इस इंडस्ट्री को 6 से 7 मिलियन तक पहुंचने की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट की बात कर रहे हैं जिसका साइज 1.5 से 2 मिलियन हो। हालांकि फिलहाल भारतीय सड़कों पर निजी इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों की संख्या कार बाजार का लगभग 2% है। भले ही भारत में ईवीज की बिक्री कम हो रही है, लेकिन पिछले 3 सालों में इस सेक्टर में काफी तेजी देखी गई है। फाइनेंशियल ईयर 2020 तक हमारे ईवी वाहनों की संख्या मुश्किल से 3.5 से 4,000 थी, लेकिन लगता है हम जल्दी ही 50,000 का आंकड़ा छू लेंगे। बढ़ोतरी में अचानक आए इस उछाल का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि भारत में ईवी की बिक्री में बढ़ोतरी ने सभी को चौंका दिया है। यहाँ तक कि मार्केट लीडर टाटा मोटर्स, जो सही मायने में इस सेक्टर पर हावी हैं, जाहिर तौर पर ग्रोथ उनके द्वारा ही संचालित की गई है। मार्केट के 80 से 85% शेयर की हिस्सेदारी वाकई अभूतपूर्व है।
मुझे लगता है कि नेक्सॉन ईवी वास्तव में चैंपियन रही है। इसने इलेक्ट्रिफिकेशन को न सिर्फ गति दी है बल्कि विश्वसनीय तरीके से कामयाबी के नए मुकामों को छुआ है। 2020 में लॉन्च हुई नेक्सॉन ईवी पर काम 2018 में शुरू हुआ था। टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स को केवल 15 महीनों में टाटा नेक्सॉन को ईवी में बदलने का काम सौंपा गया था। शुरुआत में ऐसा कहा जाता था कि ये एकदम भविष्य की चीज है, लेकिन एक ग्रुप के तौर पर अब हमने इसको एक लक्ष्य के तौर पर लिया, जो कि हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का एक लक्ष्य है और ये काफी रोमांचक है। नेक्सन ईवी के लॉन्च के शुरुआती दौर में हमने हर महीने 300 गाड़ियों की बिक्री से शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े इसकी मांग लगभग 2500 से 3000 प्रति माह तक बढ़ गई थी, जो कि 10 गुना अधिक है। भारत में एक पुरानी कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है, और ये कहावत नेक्सॉन ईवी के लिए सच साबित हुई है। नेक्सॉन ईवी ने वास्तव में ईवी बाजार और विकास के लिए आधार तैयार कर दिया है। नई टेक्नोलॉजीज को शुरुआत में अपनाना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसे इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो ग्रोथ अपने आप होने लगती है। स्मार्टफोन्स के केस में भी यही हुआ। जब वो लॉन्च हुए थे तो शुरुआत के 1-2 साल तक ग्रोथ ना के बराबर थी, पर जब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसने ग्रोथ के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। जब वंशिका सक्सेना ने पिछले साल टिगोर ईवी खरीदी तो कई उत्सुक लोगों ने उन पर ईवी से जुड़े सवालों की बौछार कर दी। अपनी सोसाइटी में और अपनी फैमिली में मैं पहली हूँ जिसके पास ईवी व्हीकल है, और मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी लोग और मेरे ऑफिस के लोग सब कंसिडर कर रहे हैं ईवी व्हीकल लेने की, मेरी सोसाइटी में और मेरे ऑफिस में भी। तो शुरुआती दौर में ईवी व्हीकल अपनाने वालों ने ईवी कार्स की कमियों को दूर करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, हमें अपना फीडबैक देकर। इससे हमें मौजूदा कमियों को ना सिर्फ दूर करने में मदद मिली है बल्कि नए ग्राहकों का भरोसा भी जीता है। जो लोग 35 से 45 की आयु के दायरे में आते हैं, ये कैटेगरी प्रमुख गाड़ी खरीदने की श्रेणी है। वो कुछ नया खरीदना चाहते हैं और उसे फ्लॉन्ट करना चाहते हैं। वो अपनी गाड़ी में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चाहते हैं, और यही एक सेगमेंट है जो ईवीज की बिक्री बढ़ा रहा है। शुरुआती चरण में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग शुरू करने वालों ने पाया कि इनमें शोर और कंपन न के बराबर है, जिससे यात्रा के दौरान होने वाली थकान पहले की अपेक्षा कम महसूस हुई। तेज पिकअप जैसी खूबियों ने उनके लिए ड्राइविंग को भी मजेदार बनाया। ईवीएस आजकल काफी चर्चा में है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा मतलब है हम इसे हर दिन सड़क पर देख रहे हैं। भारतीय सड़कों पर ईवी और शुरुआती दौर में इसे अपनाने वाले कस्टमर्स ईवी सेगमेंट के प्रति संभावित ग्राहकों की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, और ये ऑटो एक्सपो 2023 में भी देखने को मिला। ये ऑटो एक्सपो कम और इलेक्ट्रिक एक्सपो ज्यादा था, क्योंकि हर निर्माता ने यहाँ इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का प्रदर्शन किया। यहाँ सब इलेक्ट्रिक बस इलेक्ट्रिक ही था। ईवी ही ट्रांसपोर्टेशन का भविष्य है। जिस तरह से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जिस तरह का प्रदूषण उद्योग जगत और पूरी दुनिया झेल रही है, उसे ध्यान में रखते हुए ईवी शून्य उत्सर्जन का एकमात्र उत्तर है। मुझे नहीं लगता कि डीजल वाहन चलाने का कोई फायदा है। हर थोड़े दिन प्रतिबंध लगने की वजह से आवाजाही में दिक्कत आती है, और सड़क पर हरे रंग की नंबर प्लेट को चलते हुए देखकर काफी ईर्ष्या होती है। मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ उत्साहित करती है वो ये है कि इस इकोनॉमिकल सेगमेंट में आने के बाद आप व्यर्थ के जेब खर्चों से बचते हो। हालांकि जहां ईवीज के प्रति उत्साह और भरोसा बढ़ रहा है, वहीं कुछ महत्वपूर्ण कारक अभी भी उपभोक्ताओं को रोके हुए हैं। मुझे अक्सर लंबे रूट्स पर जाना होता है और घंटों ड्राइव करनी पड़ती है, इसलिए मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि चार्ज करने या ईंधन भरने के लिए मुझे उचित दूरी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा या नहीं। जब भी मैं ईवी के लिए किसी स्टॉल पर जाती हूँ तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि ये फायर प्रूफ है, शॉक प्रूफ है।
इसे लेकर मेरी सबसे बड़ी आशंका यही रहती है कि क्या ये कार मुझे रेंज मुहैया कराएगी और क्या मुझे इसे हर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। कीमत, रेंज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सही कार का चुनाव, लोगों के दिमाग में ये कुछ ऐसी प्रमुख चिंताएं हैं जो ईवी खरीदते वक्त सोचने पर मजबूर करती हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियां तथा अन्य स्टेक होल्डर्स ईवी ग्राहकों की इन चिंताओं को दूर करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। एक ईवी में सबसे महंगी होती है इसकी बैटरी पैक। यदि आप बैटरी और बैटरी पैक के योगदान को देखें तो ये कुल वाहन की कीमत का 40% से 45 के करीब होगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत आमतौर पर इंटरनल कंबस्टन इंजन्स या आइस वाहनों की तुलना में 30 से 40% अधिक होती है। ईवीज और आइस वाहनों की कीमत के अंतर को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फेम पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। फेम स्कीम के सपोर्ट और राज्य सरकारों से मिले इंसेंटिव से आइस और ईवीएस के प्राइस डिफरेंस को कम करने में काफी मदद मिली है। सारे इंसेंटिव्स मिला के ईवीएस की कीमत काफी हद तक आइस वाहनों के आसपास आ गई है। ये कदम भावी कस्टमर्स के लिए ईवी स्विचिंग में काफी मददगार है। ईवीएस पर जीएसटी केवल 5% है। कई सारे राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया है। अब कंबस्टन इंजन व्हीकल और इलेक्ट्रिक कार के बीच कीमत का अंतर बहुत बड़ा नहीं है। इस इंसेंटिव के शुरू होने से पहले हम महाराष्ट्र में हर महीने लगभग 100 ईवी कारों की बिक्री करते थे। वहीं इंसेंटिव की पीक पर यह संख्या 1000 तक पहुंच गई। नई फेम 2 योजना ऑटोमोबाइल निर्माताओं को उत्पादन का लोकलाइजेशन करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो उत्पादन लागत को कम करने में योगदान देगा। यदि आपको इंसेंटिव का लाभ उठाना है तो आपको 50% लोकलाइजेशन की आवश्यकता है। हमने ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर भी जोर दिया है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम विकसित करें। हम ये नहीं चाहते कि भारत केवल ईवी उपयोग करने वाला राष्ट्र बने। हम चाहते हैं कि भारत ईवी का मैन्युफैक्चरिंग हब भी बने, जो ईवी कंपोनेंट्स बनाए और उनका परीक्षण भी करे। ये हमारी राष्ट्रीय आकांक्षा और विजन है। हमने बैटरी बनाने में, प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में और मोटर बनाने में निवेश किया है। ये सब जो पहले एकीकृत किया जाता था, अब निर्मित किया जा रहा है। इन सब को लोकली बनाया और असेंबल किया जाता है। ये घटक उन ऑटो कंपोनेंट्स निर्माताओं को बढ़ावा देता है जो ऑटो कंपनियों को अधिक कुशलता से सेवा देने में सक्षम हैं। लोकलाइजेशन हमें अपनी सप्लाई चेन पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद करता है और ग्राहकों को कम लागत में सुविधाएं उपलब्ध कराता है तथा कंपटीशन को बढ़ावा देता है। मुझे लगता है कि इससे वास्तव में उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम करने में काफी मदद मिली है। दूसरी ओर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के माध्यम से देश में तेजी से लोकलाइजेशन बढ़ रही है। 2023 की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण खोज के कारण भारत में बैटरी की कीमतों में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की है। ये भी बैटरी की कीमतों में काफी कमी लाएगा। ज्यादातर ग्राहक कार की टोटल कॉस्ट पर ध्यान देते हैं। इसमें वाहन खरीदने की लागत के साथ साथ ईंधन और रखरखाव का खर्च शामिल है। ईवी को चार्ज करने की लागत आपके कार टैंक को ईंधन से भरने से कम है। साथ ही साथ क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन में कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए ईवीज का रखरखाव आसान होता है। आपके पास ईवी होने से काफी सहूलियत है। लोगों को लगता है कि आपके पास अपना खुद का चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफी सुविधाजनक भी है, और इससे ये बात स्पष्ट है कि इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। आपको बस शुरुआती राशि लगानी है और फिर उसके बाद ये लगभग मुफ्त है।
ईवी वाहनों की जीवन भर की लागत इनके मालिकों के लिए कन्वेंशनल कार्स के मुकाबले लगभग 30 से 40% या 40% से भी अधिक सस्ती है, खासकर 2 पहिया 3 पहिया सेगमेंट में। 2022 से नेक्सॉन ईवी चला रहे दिव्य ढकरवाल ने ईंधन पर होने वाले खर्च में एक उल्लेखनीय अंतर देखा है। अगर मैं सिर्फ अपने मासिक खर्च के बारे में बताऊं तो पहले ये लगभग 25,000 था, जो अब घटकर लगभग 3 से 4,000 रह गया है। ईवी और ईंधन आधारित वाहनों के बीच के मूल्य अंतर को कम करने के लिए और बैटरी की घटती कीमतें और पॉलिसी सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियां छोटे फुटप्रिंट वाली ईवी विकसित कर रही हैं, जो कम कीमत में उपलब्ध हैं। लेकिन इससे बैटरी रेंज जैसी नई चुनौतियां सामने आती हैं, जो ईवीज को अपनाने पर ब्रेक लगा सकती हैं। आगे हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की रेंज और उपलब्धता से जुड़ी ग्राहकों की चिंताओं को दूर कर रही है। भले ही सरकारी नीतियों और नए इनोवेशंस के चलते ऑटो कंपनियां ईवी खरीदने की कीमत को कम करने में कामयाब हुई हैं, लेकिन रेंज की चिंता जैसी कई अन्य चुनौतियां भी हैं जिन पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है। दिव्य ढकरवाल जब बेंगलुरु से गुड़गांव शिफ्ट हुए तो वो एक फ्यूल बेस्ड ऑटोमेटिक एसयूवी चलाते थे। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरी हर महीने की ड्राइविंग काफ़ी बढ़ गई है। चूँकि मैं हिसार से हूँ इसलिए मेरा घर गुड़गांव से करीब 200 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं महीने में 2 या 3 बार कम से कम वहाँ जाता हूँ। यहाँ भी काम के लिए आमतौर पर मैं पूरे एनसीआर में ड्राइव करता हूँ, लेकिन मेरे मन में हमेशा यही शक रहता था कि हाईवे का क्या, अगर मैं 200 किलोमीटर दूर अपने होम टाउन जा रहा हूँ तो क्या होगा। अगर बीच में कहीं घूम कर जाना पड़ा या मान लीजिए ट्रैफिक जैम हो गया या हमें रुकना पड़ा तो क्या होगा। तो मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि ऐसा कुछ आए जो एक अच्छी किलोमीटर रेंज देने के साथ साथ अफोर्डेबल भी हो। ईवी रेंज से तात्पर्य एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के 100% चार्ज होने पर कुल किलोमीटर चलने की रेंज से है। बड़ी बैटरी आपको अधिक रेंज तो देती है, लेकिन साथ ही बड़ी बैटरी कार पर अधिक भार भी डालती है। लागत के प्रति जागरूक भारत जैसे देश में आइस वाहन को ईवी में तब्दील करना लागत को कम रखने का एक तरीका है। एक छोटे फॉर्मेट वाली आइस कार को अच्छी प्रयोग करने योग्य रेंज वाली बैटरी के साथ ईवी में परिवर्तित करते समय कई चुनौतियां पेश आती हैं। विकास के दृष्टिकोण से इसका मतलब है कि आपने एक आइस इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है और अपने व्हीकल को इस तरह से परिवर्तित किया है कि इसमें आपको अधिक बैटरी पैक और हायर कार रेंज मिलती है। ऐसा देखा गया है कि शहरी परिस्थितियों में लोग रोजाना 35 से 40 किलोमीटर से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते हैं। इसलिए यदि आपको एक ऐसी बैटरी मिले जिसे सप्ताह में एक बार चार्ज करने की आवश्यकता हो या सप्ताह में एक आध बार, तो आप इनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। नेक्सॉन ईवी की शुरुआत 30.2 किलोवाट पावर बैटरी पैक से होती है, जो 300 किलोमीटर से अधिक की रेंज प्रदान करती है। लेकिन टिगोर और खासकर टियागो जैसे परिवर्तित वाहनों ने टाटा मोटर्स की डेवलपमेंट टीम्स के सामने नई चुनौतियां पेश की। आपको मार्केट में ज्यादातर हैचबैक ईवीज वैसे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि आमतौर पर बड़ी बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए कारों का बड़ा होना जरूरी है। इसलिए हैचबैक कार्स को ईवी कन्वर्ट करने में काफी चुनौतियां हैं। टियागो उदाहरण है एक छोटे फॉर्मेट की कार को एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन में बदलने का, और इसलिए आप देखते हैं कि आपको 200 किलोमीटर रेंज देने के लिए इसे सही ऊर्जा स्तर पर होना चाहिए। इसलिए टियागो के मामले में हम स्प्लिट बैटरी के साथ आगे बढ़े। हमने एक इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड बॉक्स बनाया, जिसने हमें न केवल उसे ऑटोमेशन के दौरान सुधार करने की सुविधा दी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि पूरे बॉक्स को एक साथ इंटीग्रेट किया जा सके और मैन्युफैक्चरिंग तथा बैटरी के लिए केबल बिछाने आदि में किसी तरह की समस्या न आए। टाटा मोटर्स और उनके बैटरी सप्लायर टाटा ऑटो कंपोनेंट्स या टैको की टीम्स भी बैटरी उपयोग पर उनके 3 साल के अनुभव और डेटा पर बहुत अधिक निर्भर करती है।
इन 3 सालों में हमने मार्केट और उपभोक्ताओं के द्वारा काफी डेटा एकत्र किया है, जिससे हमने जाना है कि वे अपने वाहनों का उपयोग कैसे करते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं और अपने वाहनों को कैसे चार्ज करते हैं। इस डेटा का उपयोग सॉफ्टवेयर को फाइन ट्यून करने के लिए किया गया था, जो इंजीनियर्स को ऑप्टिमल वाहन परफॉर्मेंस और अधिक रेंज मुहैया कराने की सुविधा देता। परफॉर्मेंस, रेंज और ऑप्टिमाइजेशन पैरामीटर्स के सही स्तर को निकालने में सक्षम होने के मामले में सॉफ्टवेयर ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने हमें बहुत सटीक रूप से ये देखने में सक्षम किया है कि कारों को कैसे संचालित किया जाता है और कैसे कुछ निश्चित सीमाओं पर पुल बैक किया जाता है जो हमने पहले निर्धारित की थी। ये इस डेटा का विश्वास है कि जिसने हमें ऐसा करने में सक्षम बनाया है। लेकिन ग्राहक का लाभ ये है कि अपनी उसी कार और सॉफ्टवेयर पर अपडेट के साथ वो थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस किए बिना बेहतर रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस प्राप्त करने में सक्षम है। टाटा मोटर्स ने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली नेक्सॉन ईवी को भी अपडेट किया। इसका मतलब है कि इंटीरियर डिजाइनिंग से समझौता किए बिना बड़े साइज बैटरी को एडजस्ट करने के लिए वाहन में जरूरी अरेंजमेंट्स किए गए। और यही हम नेक्सॉन के 40 किलोवाट अपडेटेड वर्जन के साथ करने में सक्षम हुए हैं, जो आज भारतीय ईवी बाजार में कामयाबी की नई ऊंचाइयां छू रही है। हम रेंज और पावर से रिलेटेड मिथ्स का खुलासा करना चाहते थे और यहीं से टीम को ये विचार आया कि क्यों ना हम नेक्सॉन ईवी मैक्स को दुनिया की सबसे ऊंची वाहन योग्य सड़क पर ले जाएं। इसे भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी इलेक्ट्रिक कार से ज्यादा ऊंचाई पर ले जाया जाए और यहीं पर हमें ईवी मैक्स को उमलिंग ला पास तक ले जाने का विचार आया। मैक्स आश्चर्यजनक तौर से काफी आसानी से ऊंचाई पर चढ़ गई। टाटा ने नेक्सॉन ईवी मैक्स को 430 किलोमीटर की अनुमानित रेंज के साथ लॉन्च किया था। अगर मैं गाड़ी लोकली चलाता हूं तो मुझे बस इतना करना है, भले ही मैं एक दिन में 50 किलोमीटर चला रहा हूं, कि बस हफ्ते में एक बार चार्ज करना है। इसके अलावा रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं, वैसे टिगोर 306 किलोमीटर बैटरी रेंज का दावा करती है, लेकिन मैंने इसे 326 किलोमीटर तक चलाया है। लेकिन बैटरी सुरक्षा और रेंज यूजर्स की एक चिंता का समाधान करती है। सिक्के का दूसरा पहलू चार्जिंग सॉल्यूशंस की उपलब्धता है। इसकी शुरुआत तो देखिए मेरे ख्याल से घर से ही होनी चाहिए, क्योंकि 95% से ज्यादा लोग अपनी कार को घर पर ही चार्ज करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें उन सभी बाधाओं को दूर करना होगा जो घर पर चार्जर्स इंस्टॉल करने के मामले में हमारे सामने आती हैं। ये फ्रेमवर्क हम हर कस्टमर के साथ अपनाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति टाटा मोटर्स सेंटर्स पर कार बुक करने जाता है, हमें पता चल जाता है कि वाहन का उपयोग कहाँ होगा, उपयोगकर्ता का पता क्या है। हम तुरंत उस बिल्डिंग या उस क्षेत्र से जुड़ जाते हैं जहां वे रहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम न केवल चार्जर प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अप्रूवल्स भी दिलवाते हैं और जहां तक संभव हो उन्हें एक अलग मीटर प्रदान करते हैं ताकि वे कम ईवी दरों का लाभ उठा सकें, जो कि अधिकांश लोगों के लिए उपलब्ध है। नेक्सॉन ईवी को जब पहली बार बाजार में उतारा गया था तो ये 3.3 किलोवाट के स्लो चार्जर के साथ आई थी। इस तरह के चार्जर बैटरी के आकार के आधार पर कार को चार्ज करने में 6 से 12 घंटे तक का समय लेते हैं। लेकिन बाद में टाटा मोटर्स जैसी ऑटो कंपनियों ने 7.2 किलोवाट क्षमता वाले होम चार्जर्स की पेशकश शुरू कर दी। आपकी कार को चार्ज करने में लगने वाला समय ही असल चीज है। स्लो चार्जर 0 से 100% चार्ज करने में कुछ 11 से 12 घंटे का समय लेता है, जहाँ तक मुझे पता है, और फास्ट चार्जर 0 से 100% चार्ज करने में अधिकतम 5.5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का समय लगा लेता है। हालांकि हाई राइज में रहने वाले लोगों को अक्सर चार्जर लगाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका पार्किंग स्पेस उनके घर से दूर होता है। और मुझे लगता है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बहुत से लोगों के घर या उनके कार्यालय में आराम से चार्ज करने का लाभ या सुविधा नहीं है। वे पब्लिक चार्जिंग स्टेशन या अपनी सोसाइटी पर निर्भर हैं। सरकार ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए नई पॉलिसीज पर विचार कर रही है।
हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यदि आप देखें तो उन्होंने स्थानीय निवासियों और कमर्शियल प्लेसेस के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किया है। कुछ उपभोक्ताओं के लिए टाटा पावर ने चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए काफी लंबी तार खींची है। मेरे पास 2 ऑन एंड ऑफ बटन है, एक बेसमेंट में है और एक मेरे फ्लोर पर ही है। इसलिए जब मैं अपनी कार को चार्ज करती हूँ तो ये दिखाता है कि उससे पूरी तरह से चार्ज होने में कितना समय लगेगा। वैसे तो ये ऑटो कट हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मुझे इसे बंद करना पड़ा तो मैं इसे अपने फ्लोर से ही बंद कर सकती हूँ। मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में ये तरीका संभव नहीं था, इसलिए टाटा पावर ने एक नई अप्रोच के साथ सोसाइटीज से संपर्क किया। उनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटीज के अंदर ईवी चार्जिंग जोन स्थापित करना था। जब हमने इन चार्जरों को बड़े भवन परिसरों और सोसाइटीज में लगाना शुरू किया तो बहुत विरोध हुआ, क्योंकि ये कुछ नया था और वे सभी थोड़े आशंकित थे कि यदि आप चार्जर लगाएंगे तो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ हमने पाया है कि इनमें से अधिकतर सोसाइटीज वापस आए और वो इस क्रांति में काफी सहायक रहे हैं। हालांकि घर पर ईवी को चार्ज करना चार्जिंग का प्राथमिक तरीका है, लेकिन कई लोग नियमित रूप से शहरों के बीच यात्रा करने के लिए वाहनों का उपयोग करते हैं और हर कोई चाहता है कि जब वो चाहे उसे लंबी दूरी तय करने की आजादी हो। सवाल ये है कि क्या हमारे पास सड़कों पर पर्याप्त चार्जर हैं? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण चिकन और अंडे की समस्या जैसी ही प्रॉब्लम पेश करता है। कंपनियां तब तक चार्जर नहीं लगाएंगी जब तक सड़क पर पर्याप्त ईवी नहीं होंगे, और सड़क पर पर्याप्त ईवी नहीं होंगे जब तक कि लोग ये नहीं देखेंगे कि पर्याप्त चार्जिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन भारत अपने चार्जिंग नेटवर्क को बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंतिम चरण में हम जो कर रहे हैं वो फेम 2 योजना का उपयोग करना है, जिसने 68 शहरों में लगभग 3000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया है। हमने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए जोर दिया है। आज पूरे भारत में 5000 से अधिक पब्लिक चार्जर उपलब्ध हैं। पावर यूटिलिटीज के अलावा स्टार्टअप और तेल एवं गैस कंपनियां इस नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। बढ़ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआती दौर में ईवी अपनाने वालों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वास्तव में वंशिका सक्सेना जैसे कुछ ईवी ओनर्स ने इवैल्यूएट किया कि वो दिल्ली से लखनऊ होम टाउन जाते समय अपना ईवी कैसे चार्ज करेंगी। हम हर महीने में एक बार लखनऊ घूमने जाया करते थे। पेट्रोल कार से यात्रा करते समय हम अक्सर पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाने जाते और वहाँ हमने पाया कि ईवी चार्जर पहले से ही लगे हुए थे, खासकर उस दिल्ली लखनऊ हाईवे पे। हाईवेज के किनारे, फूड मॉल्स और ढाबों पर बड़ी संख्या में चार्जर लग चुके हैं। इससे यात्री अपनी यात्रा के दौरान सुस्ताने के लिए कहीं भी रुककर अपने ईवी को चार्ज कर सकते हैं। ईवो इंडिया पत्रिका के प्रमुख शिरीष चंद्रन देखना चाहते थे कि ईवी कार को भारत भर में चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक नेक्सॉन ईवी में गए और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए केवल सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया। सबके पास कहने को यही बात थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कहां से चार्ज करोगे और यही सब बातें। तो ये ड्राइव वास्तव में दिखाती है कि एक इलेक्ट्रिक कार बिना किसी समस्या के लंबी दूरी तय कर सकती है। टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने एक ऐप भी लॉन्च किया जिसने सार्वजनिक चार्जिंग अनुभव को सुव्यवस्थित किया। इजी चार्ज ऐप को टीसीएस और टाटा मोटर्स के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ऐप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को चार्जर लोकेशन की जानकारी के साथ साथ टाइप ऑफ चार्जर की जानकारी देना, चार्जिंग से संबंधित शुल्क की जानकारी देना आदि है। ये उपभोक्ताओं के लिए एक सीमलेस एक्सपीरियंस से कम नहीं। चार्जिंग रिलेटेड एंजाइटी को कम करने का एक और दिलचस्प प्रभाव हुआ है। हम जहां भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर आते देख रहे हैं, रेंज की चिंता कम हो रही है और लोग कम रेंज के उत्पाद अपनाने के लिए तैयार हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर विभिन्न तेल और गैस कंपनियों तथा निजी स्टार्टअप्स के एक समूह के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत का बढ़ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में ईवी विकास के लिए एक अच्छा बेस तैयार कर सकता है। ये नए और रोमांचक ईवी मॉडल के प्रवेश के लिए
लोगों में उत्सुकता जगा रहा है। आगे हम देखेंगे ऐसे नए ईवी मॉडल्स जो आने वाले कुछ वर्षों में भारत में लॉन्च हो सकते हैं। भारत ईवीज पर स्विच करने की कगार पर है। ईवी के अनुकूल पॉलिसीज के साथ साथ लगातार इनोवेशन से बैटरी रेंज में सुधार हो रहा है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के भरसक प्रयास हो रहे हैं। इकोसिस्टम उन प्रमुख बाधाओं को दूर कर रहा है जो ईवी अपनाने के रास्ते में खड़े हैं। हालांकि बाजार में अभी भी चुनने के लिए काफी कम ईवीज हैं। कुछ लोग हैं जो महसूस करते हैं कि हमें विकल्प देने से पहले बाजार को बढ़ाना होगा, लेकिन हम बहुत स्पष्ट है कि ये एक ऐसा विकल्प है जो वास्तव में उद्योग के विकास को बहुत बढ़ावा देगा। आज आपके पास बाजार में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आइस व्हीकल की दुनिया में सैकड़ों प्रोडक्ट्स के साथ compete कर रहे हैं। तो आपको आइस व्हीकल की तरह नंबर ऑफ मॉडल्स बढ़ाने होंगे, आइस मार्केट को प्रोडक्ट रेंज के मामले में मैच करना होगा। तब जाकर उपभोक्ता को ये विश्वास होगा कि उसके पास चुनने के लिए विकल्प मौजूद है। हालांकि कई ऑटो निर्माताओं ने धीरे धीरे भारत में ईवी लॉन्च करने की योजना की घोषणा कर दी है, लेकिन फिलहाल टाटा मोटर्स इस क्षेत्र में काफी इन्वेस्ट कर रही है। कंपनी ने घोषणा की कि 2025 तक बाजार में उनके 10 ईवी मॉडल्स होंगे। इसमें नेक्सॉन ईवी, टिगोर ईवी और टियागो ईवी शामिल हैं, जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में 3 नई ईवीज की घोषणा की। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स विभिन्न अफोर्डेबिलिटी रेंज में आए, अलग अलग बॉडी स्टाइल में आए और हम अलग अलग ड्राइविंग रेंज विकल्प दे सके, क्योंकि कोई तो ईवी सिर्फ शहर में इस्तेमाल करना चाहता है, वहीं बाकी लोग इसे लंबी ड्राइव पर ले जाना चाहते हैं। मुझे मूल बात ये लगती है कि अगर अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे तो अधिक लोग इस पर विचार करेंगे और इसे खरीदेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ईवीएस को मुख्यधारा में लाने के लिए व्यापक बाजार मॉडल की आवश्यकता है। ईवी की पहली लहर की सफलता से उत्साहित टाटा मोटर्स जैसी ऑटो कंपनियां ऐसे वाहनों का विकास कर रही हैं जिन्हें प्योरली ईवी के रूप में डिजाइन किया गया है। ऑटो एक्सपो में कंपनी ने ऐसे ही एक व्हीकल अविन्या को शोकेस किया। इस डिजाइन के साथ उदाहरण के लिए पहियों को बाहर की ओर घुमाकर और एक बड़े पदचिन्ह का निर्माण करके ये क्या करता है, ये डिजाइनरों को एक बहुत ही अद्वितीय सिलूट बनाने का अवसर देता है और ये वास्तव में एक ईवी के लिए बहुत ही अनूठा है। ये मूल रूप से एरोडायनेमिक है और यही तो ईवी की खासियत है। हालांकि अविन्या एक टेक्नोलॉजी पैक्ड ईवी है, लेकिन डिजाइनर्स ने इसकी टेक्नोलॉजी से ज्यादा जोर इसकी ह्यूमन वेलबींग पर दिया है। खैर, एक ईवी को डिजाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार जो हमारे दिमाग में आया था वो है मन की शांति पैदा करना। हम मूल रूप से यही कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपीरियंस डिजाइन कर रहे हैं। तो कई मायनों में ईवी को डिजाइन करना ऐसा है जैसे आप उसे अंदर बाहर दोनों से डिजाइन कर रहे हैं। इसलिए आपका ध्यान ग्राहक पर है और इसलिए ये एक मानव केंद्रित डिजाइन है। हमारा मिशन वेलनेस और हेल्थ को बढ़ावा देना है। आज लोग बड़ी स्क्रीन की वजह से ही कार खरीदते हैं, लेकिन हम इसके विपरीत बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब आप ड्राइव करते हैं तो आपके पास पर्याप्त स्क्रीन होती है, आप बस ड्राइव का आनंद ले और स्क्रीन पर ना देखें। हम अपनी आगामी रेंज में वॉइस एक्टिवेटेड कंट्रोल स्थापित करेंगे। विभिन्न कॉस्ट रेंज और सुविधाओं से लैस ईवी फ्लीट सर्विस प्रोवाइडर्स को ट्रांजिशन के लिए अग्रसर कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में विकास की सुगबुगाहट हुई है, जो परिवर्तन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव का संकेत देती है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स खिलाड़ियों ने अपने डिलीवरी वाहनों को इलेक्ट्रीफाई करने की योजना की घोषणा कर दी है। गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक कैब की मांग पर बड़ा दांव लगा रहा है। इस बीच उबर ने हाल ही में अपने बेड़े में
25,000 ईवी ऐड करने के लिए टाटा मोटर्स के साथ एक सौदा किया। मेरा मानना है कि सभी चीजों में से एक जो वास्तव में तेजी से वृद्धि करेगी वो है ईवी आधारित फ्लीट सर्विस या कैब सर्विस। जितना अधिक उपभोक्ता इसका उपयोग करेंगे उतना ही अधिक वो अपने वाहन से परिचित होंगे जिसमें वो यात्रा कर रहे हैं, और शायद जब वो अपना अगला वाहन खरीदेंगे तो ईवी उनकी पहली पसंद भी हो सकती है। इस बीच कुछ बैंक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तेजी से अपनाने के लिए भावी ईवी कस्टमर्स के सामने आकर्षक लोन ऑफर्स पेश कर रहे हैं, जैसे कि 100% ऑन रोड फाइनेंसिंग। ये सब ईवी क्षेत्र में तेजी से होते हुए विकास में योगदान दे रहा है, जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि सभी को ये विश्वास था कि भारत ईवी को उस तरह से चलाएगा जैसा हमने देखा है, और किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था कि ये इतना तेज रैंप अप होगा जो हमने पिछले 3 वर्षों में देखा है। और पिछले 3 वर्षों में हमने जो देखा वो वाकई दिलचस्प है। टैगोर या नेक्सॉन की सफलता स्पष्ट रूप से समर्थन का एक टेस्टमेंट है, जिसे हम ईवी एडॉप्शन को मिली कामयाबी के रूप में देख रहे हैं। मैं आश्वस्त हूं कि सही प्रोडक्ट और सही कीमत के साथ हम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर एक बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम होंगे। पिछले 3 सालों में मिली अभूतपूर्व उन्नति भारतीय ईवी क्षेत्र को निवेश के लिए अनुकूल बना रही है। आपको पता है कि सिर्फ बैंक ही नहीं, मल्टी डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एसेट ओनर्स, एसेट मैनेजर्स, सभी के लिए ये जरूरी है कि वो इस क्षेत्र के निर्माण और आकर्षक रिटर्न पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय बाजार में निजी इक्विटी खिलाड़ियों का विश्वास कई गुना बढ़ गया है। अगर आप ईवी इंडस्ट्री में किए गए निवेश को देखें तो ये वाकई महत्वपूर्ण है। 2021 में TPG राइज क्लाइमेट फंड ने टाटा मोटर्स में निवेश किया, जिससे टाटा मोटर्स को एक नई सहायक कंपनी बनाने का अवसर मिला। TPG राइज ने हमारी कंपनी में $1 अरब का निवेश किया है, जो कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, और इसलिए हमने घोषणा की है कि हम अपने ईवी संबंधित कार्यक्रमों में अगले कुछ वर्षों में $2 बिलियन तक का निवेश करेंगे। इस $1 बिलियन के निवेश के साथ ये अधिकांश धन को सुरक्षित करेगा, जिसकी हमें विद्युतीकरण के लिए आवश्यकता होगी। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इलेक्ट्रिफिकेशन की इस यात्रा को होने से रोक पाएगा। विजन 2030 अचीव करना कोई अनरियल चीज नहीं है, ये असली है। अगर आप वास्तव में विद्युतीकरण को आगे बढ़ाते हैं, यदि आप विभिन्न अफोर्डेबिलिटी रेंज के प्रोडक्ट्स लाते हैं, यदि आप देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में सक्षम हैं, तो मांग के दृष्टिकोण से 30% कोई चुनौती नहीं है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि जोखिम यह है कि भारत ईवी अपनाएगा या नहीं। भारत निश्चित तौर से ईवी अपनाएगा। सवाल यह है कि ये कस्टमर स्विच कितनी तीव्रता से होगा। मैं निश्चित रूप से ईवी को आपकी सिंगल कार रखने की राय दूंगा। आपके गैरेज में एक लौती कार ये आपको मानसिक शांति तो देगी ही, साथ ही आपको ड्राइविंग का आनंद भी देगी। हम पहले ही देख चुके हैं कि ईवी में ग्राहकों की रुचि बहुत अधिक है। मुझे लगता है कि देश और टाटा मोटर्स दोनों इस लक्ष्य को 2030 से बहुत पहले ही हासिल कर लेंगे। इस तरह के संकेत हमें मिल रहे हैं। और हमारे लिए ये लंबी छलांग लगाने और क्लीन एनर्जी क्षेत्र में प्रवेश करने का एक बड़ा अवसर है। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले कुछ साल भारतीय ईवी बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगले 4 या 5 साल में ये कैटेगरी मैच्योर हो गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आज लोग पेट्रोल पंप्स को देखकर पेट्रोल कारों पर भरोसा करते हैं, मैं इन 5 वर्षों के पश्चात उसी स्तर का आत्मविश्वास देखता हूँ, क्योंकि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैच्योर हो गया होगा। मैं इस पूरे विद्युतीकरण में सप्लायर्स और OEMs दोनों की भागीदारी देख रहा हूँ, जिससे उपभोक्ताओं के पास चुनने के लिए ढेर सारे विकल्प होंगे, और इसे देखकर ईवीज पर स्विच करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि भारत ईवीज के अपने 2030 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो इसके परिणाम काफी प्रभावी होंगे।
भारत ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की 30% बिक्री का लक्ष्य रखा है। ये अपने आप में लगभग 16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देगा। सोचिए अगर दिल्ली की सभी गाड़ियां, बसें, ट्रक, कार, दो पहिया, तिपहिया सभी इलेक्ट्रिक में बदल जाएं। प्रदूषण अध्ययन के मॉडल स्रोत के आधार पर हमारा अनुमान बताता है कि PM 2.5 का स्तर लगभग 12% कम हो जाएगा। क्लीन एनवायरनमेंट के निर्माण में ईवी क्रांति एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसे कि इंजीनियर हर जरूरत के लिए नए ईवी डिजाइन इनोवेट कर रहे हैं, कंपनियां अपनी क्षमताओं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि जनता का विश्वास जीता जा सके। इन सभी प्रयासों को देखकर लगता है कि भारत इस ईवी ट्रांजिशन को लीड करेगा और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेगा जो हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण का पोषण करे।